हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम बात कर रहे थे किस पर? व्यंजनों के वर्गीकरण पर। चूंकि अपन व्यंजनों का वर्गीकरण देख चुके थे और व्यंजनों को मोटे तौर पर अपन ने देख लिया था। किस भागों में हमने देखा था? स्पर्श व्यंजन जो 25 थे, फिर हमने देखा था अंतस्थ व्यंजन जो 4 थे, और फिर हमने देखा था उष्म व्यंजन जो भी कितने थे? 4। वर्गों के आधार पर भी अपन ने 2 भागों में बांट के देख लिया था। एक थे वर्गीय व्यंजन और एक थे अवर्गीय व्यंजन। एक क्या देख लिया था? वर्गीय व्यंजन, और एक क्या था? अवर्गीय व्यंजन। और हमने कहा था वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 25, और अवर्गीय व्यंजनों की संख्या भी कितनी थी? 8 थी। राइट। इसके बाद में हमने देखा था कि व्यंजनों का वर्गीकरण, और व्यंजनों का वर्गीकरण अपन ने मूलतः 2 भागों में देखा था। याद है दोस्तों? कितने भागों में देखा था? 2 भागों में। चलो स्टार्ट करते पहले। देखो, हमने व्यंजनों का वर्गीकरण 2 भागों में बांट के देखा था। याद आ रहा है आपको? एक था अपने पास में उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक अपने पास में उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। और उच्चारण स्थान के आधार पर अपन ने व्यंजनों का वर्गीकरण देख लिया था। राइट दोस्तों? और अपन ने इसमें सूत्र देखे थे कि कौन कौन से सूत्रों से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं और उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। इस पर अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे। राइट दोस्तों? अब आज जो अपन चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण पर। किस पर? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और उच्चारण प्रयत्न, प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, और प्रयास ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक आंतरिक प्रयास और एक बाहरी प्रयास। तो अपन इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। देखो, प्रारंभ करते हैं अपन पढ़ना आज से। चलो, तो अपन बात कर रहे थे पार्ट नंबर 2, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो, नंबर 2 था अपने पास में उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और याद है आपको दोस्तों कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अपन ने व्यंजनों को 2 भागों में बांट के देखा था। कितने भागों में बांट के देखा था? 2 भागों में। एक था अपने पास में आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा था अपने पास में बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो देखो दोस्तों, हमने कहा कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया था। एक था आभ्यंतर प्रयत्न के आधार में, और एक क्या था? बाह्य प्रयत्न के आधार में। तो सबसे पहले अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण पर। इस पर अपन को चर्चा करनी है कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया। इस पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले। राइट दोस्तों? चलो अब चर्चा कर लेते हैं अपन आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण पे, कि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से हैं और किस किस नाम से इन्हें जाना जाता है। राइट? तो चलते हैं दोस्तों अपन आगे। देखो, सबसे पहले आ रहा है अपने पास में नंबर 1 जो है आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखो, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो अपन वर्गीकरण करते हैं उसमें एक एक को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले जो अपने पास में आता है वो क्या है? यहां पर नंबर 1 है अपने पास स्पर्शी व्यंजन। देखो क्या आया? स्पर्शी व्यंजन। कौन सा आया? स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहला जो आ रहा है अपने पास में कौन सा है? स्पर्शी व्यंजन। अब देखो, स्पर्शी व्यंजन पर अपन बात करते हैं। देखो कि यार स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तुमने क्या कहा स्पर्शी व्यंजनों के बारे में? कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को क्या करता है? स्पर्श करता है, उन्हें किस नाम से जानते हैं?
स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। क्या कहा हमने कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को क्या करता है, स्पर्श करता है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यही परिभाषा देखने वाले। लेकिन हम तो ये भी कहते हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जब पेट से निकलकर बाहर आती है तो अपने मुखावयवों को जब स्पर्श करती है तो जिनका उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन। लेकिन अपन सीधी सीधी सी बात करेंगे कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, स्पर्शी व्यंजनों के नाम से। तो फिर बात आती है यार इनकी संख्या कितनी है, तो हमने कहा अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 16 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 16। क्यों मानी गई है, इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या कहा कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है, दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहा अपने कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता चुका कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु मुखावयवों को जब स्पर्श करती है तो उन्हें भी किस नाम से जाना जाता है, स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। अब देखो हमने कहा स्पर्शी व्यंजन और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमने कहा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 16 है। तो हम क्या कह रहे हैं कि विशुद्ध स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 है। हमने क्या कहा, विशुद्ध स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 16 है। विशुद्ध स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 16 है। कितनी है, 16। अब देखो देखते हैं कि ये 16 कौन कौन से हैं और क्यों हैं, इस पर बात करते हैं अपन। तो ध्यान से देखना दोस्तों, है ना, कि कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, यहां पर देखो ये क, फिर आता है ख, फिर आता है ग, फिर आता है घ और फिर आता है ङ। ये होता है। फिर आता है देखो च, छ, ज, झ, य। फिर आता है ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर आता है देखो त, फिर आता है थ, द, ध और न। फिर आता है प, फिर आता है प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार तो हमने क्या कहा कि पांचों वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, राइट। लेकिन हम यूं कह रहे हैं आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जब अपन बात करते हैं स्पर्शी व्यंजनों की, तो विशुद्ध स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों, 16 ही मानी गई। कितनी मानी गई है, 16 मानी गई। अब देखो 16 कैसे हैं, ये 25 जो हैं इनमें से अपन 16 कैसे रखेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुने दोस्तों, हमने कहा है कि प्रत्येक वर्ग का ये जो पांचवा वर्ण है, ये प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है ङ, ञ, ण, न, म, देखो ये स्पर्श की श्रेणी में आ रहा है, राइट। तो स्पर्शी तो कहलाता ही है, लेकिन इनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है, नाक की सहायता से होता है। किनकी सहायता से होता है, नाक की सहायता से होता है। और जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है उन्हें किस नाम से जानते हैं, नासिक के व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, राइट ना, पता है ना आपको, ठीक। मतलब ये स्पर्शी भी हैं और ये नासिक के भी हैं। मतलब इनके संबंध कितने के साथ हो गए, 2 के साथ हो गए। कितने के साथ हो गए, 2 के साथ। फिर हमने कहा है कि ये च, छ, ज और ये ज, ये स्पर्शी तो हैं, लेकिन इनके उच्चारण में संघर्ष भी करना पड़ता है। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। मतलब ये स्पर्शी भी हैं और संघर्षी भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इनके भी संबंध कितने के साथ है, 2 के साथ। इनके भी संबंध कितने के साथ है, 2 के साथ। तो अब देखो इन्हें अपन कैसे अलग करते हैं, याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा क्लिप बताता हूं आपको, ताकि अपन को ध्यान रहेगा। सुने, हमने कहा कि ये एक सोसाइटी है,
समझना दोस्तों, ये क्या है, सोसाइटी है, बिल्कुल गोकुलधाम सोसाइटी की तरह की सोसाइटी है जिसमें सभी लोग बहुत अच्छे हैं और इस सोसाइटी के जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो भी संस्कारवान बच्चे ही पैदा होते हैं। बताओ दोस्तों, है ना, मतलब इतनी खतरनाक सोसाइटी है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो पैदा होते ही डॉक्टर और डॉक्टरनी इनके क्या करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। बताओ कितनी खतरनाक सोसाइटी होगी रे भाई। लेकिन अचानक क्या हुआ, इस सोसाइटी को किसी की क्या लग गई, नजर लग गई। इस सोसाइटी को किसी की क्या लग गई, नजर लग गई। और इतनी खतरनाक नजर लगी कि इस सोसाइटी के छोटे छोटे बच्चे जो थे वही बिगड़ने लग गए। एक दिन क्या हुआ, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी ने, मतलब ये जो सोसाइटी थी इसमें कितने तरह के परिवार रहते थे, 25 तरह के परिवार रहते थे। और एक दिन क्या हुआ, सोसाइटी के सेक्रेटरी ने एक छोटे से बच्चे जो 4-5 साल का था, उसने उसको किसी के साथ पकड़ लिया। सुनो देखो काम की बात, उसको पकड़ लिया तो फिर क्या कंडीशन हुई, उस सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उस बच्चे से कहा, तुझे शर्म नहीं आ रही, तेरी उम्र ही क्या है अभी 4-5 साल के, और तेरे अभी से संबंध है दूसरों के साथ। तो उस बच्चे ने तपाक से दिया उत्तर, क्या कहा, ओ अंकल मेरे से क्या कहते हो, उनसे कहो कि किनसे, कि वो है ना वो अंकल माँ माँ जो 65 साल के हैं, 60-65 साल के हैं, उनके दो के साथ संबंध है, मुझे पता है। भाई साहब बड़ी खतरनाक बात होगी, क्यों, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, राइट। तो पता चला कि बच्चे बिगड़ रहे हैं इनकी वजह से, तो मीटिंग बुलाई गई और इनके पास जाया गया और इनसे कहा गया कि ये गलत बात है, पता चला है आपके दो के साथ संबंध है। और मैंने बताया था संबंध कैसा, नासिक के भी और स्पर्शी भी, है ना, तो समझना। तो पता चला है आपके दो के साथ संबंध है, कि पता लगी गया तो छिपाने से क्या होगा, कि गलत बात है, आप एक से ही संबंध रखो। तो इन्होंने क्या कहा, मना कर दिया, कैसा नहीं हो सकता। क्यों, कि पूरी जिंदगी तो दो के साथ संबंध रखे, और अब जब मरने के दिन आ रहे लास्ट में, तो अब एक के साथ संबंध थोड़ी रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि संबंध तो दो के साथ रखेंगे। तो इनसे कहा या तो आप एक के साथ संबंध रखो या फिर सोसाइटी को क्या कर दो, खाली कर दो। तो इन्होंने कहा हम सोसाइटी को ही खाली कर देंगे, लेकिन संबंध तो कितने के साथ रखेंगे, दो के साथ रखेंगे। तो इनको सोसाइटी से क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया। इनको सोसाइटी से क्या कर दिया गया दोस्तों, आउट कर दिया गया। समझना देखो कहानी को, है ना, इनको सोसाइटी से क्या कर दिया, आउट कर दिया गया। इतने ही बचे। अब जब इनको सोसाइटी से आउट कर दिया गया तो अब तो इस सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता चला कि इनको आउट कर देने के बावजूद भी बच्चे और तेज गति से बिगड़ने लगे। तो फिर पता किया कि ऐसे कौन से वायरस लगे जिनकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे थे। तो पता चला 4 चोर बड़े चालाक थे। समझना देखो, 4 चोर बड़े चालाक थे। 4 चोर बड़े चालाक थे। 4 से क्या निकलेगा, ये 4, और चोर से क्या लेंगे, पंच प्रत्यार, और च प्रत्यार के केवल 4 वर्ण, च छ ज और झ। देखो च छ ज ज, 4 चोर बड़े चालाक थे। पता चला इनकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे। इनके पास मीटिंग बुलाकर जाया गया। तो इनके पास जब गए तो इनसे कहा कि पता चला है आपके भी दो के साथ संबंध है। देखो मतलब ये स्पर्शी तो हैं और ये संघर्षी भी है, तो स्पर्शी और संघर्षी दो हुए कि नहीं हुए। तो इनसे कहा गया कि पता चला है आपके भी दो के साथ संबंध है। तो इन्होंने कॉलर ऊपर करके कहा बिल्कुल है, क्योंकि बहुत सारे नकटे आदमी होते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती बताने में। तो इन्होंने कहा बिल्कुल है कि गलत बात है, आपके जैसे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो ये गलत बात है, तो कि आप एक से संबंध रखो, कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा क्यों, कि हमारा फिक्स फंडा है। कि क्या फंडा है, कि हमारा फिक्स फंडा है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। क्या कहा कि हमारा फिक्स फंडा है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसके बाद ही हमारा क्या प्रारंभ होता है, संघर्ष प्रारंभ होता है। कि तो घोर अनर्थ हो गया। बच्चे क्या शिक्षा लेंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्पर्श, और क्या प्रारंभ करना चाहिए, संघर्ष प्रारंभ करना चाहिए। तो घोर अनर्थ हो गया, बच्चे बिगड़ेंगे। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, आप गलत ले रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, चोर, आपको पता है चोर जब ताला तोड़ता है, ये ताला देखो, ये ताला, चोर जब ताला तोड़ता है तो सबसे पहले इसे क्या करता है, स्पर्श करता है। तो ये स्पर्श करना, और उसके बाद फिर इसे जब पता लग जाता है कि ताला कितना मजबूत है, तब इसके साथ क्या करता है, संघर्ष करता है। तो हम क्या कह रहे हैं, 4 चोर बड़े चालाक थे। तो 4 से 4, चोर से च प्रत्यार, और च प्रत्यार की पूर्ण च छ ज झ। तो हमने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि हमारा फिक्स फंडा है, हम सबसे पहले स्पर्श करते हैं, उसके बाद हमारा क्या प्रारंभ होता है, संघर्ष। तो हमने कहा है तो घोर अनर्थ हो गया। बच्चे क्या शिक्षा लेंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्पर्श, और बाद में क्या करना चाहिए, संघर्ष। तो घोर अनर्थ हो गया। आपसे अनुरोध है कि या तो आप एक से ही संबंध रखो या सोसाइटी को ही खाली कर दो। तो इन्होंने भी कहा कि संबंध तो दो के साथ ही रखेंगे, भले सोसाइटी को ही क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। तो इनको भी सोसाइटी से क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया। देखो समझना दोस्तों, इनको भी सोसाइटी से क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया। अब कितने बचे, शेष जो बचे उनकी संख्या कितनी थी, केवल 16। देखो क ख ग घ
ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। देखो इतने बचे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इस आधार पर हमने कहा कि विशुद्ध स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी थे वो केवल स्पर्शी ही थे, उनका किसी और के साथ संबंध नहीं था। इसी वजह से विशुद्ध स्पर्शी व्यंजनों की जब संख्या पूछी जाती है तो केवल कितनी आएगी? 16 आएगी। आई क्या बात समझ में? तो हम 25 पे थे और 25 से निकलकर कितने पे आए? 16 पर आए। कोई डाउट नहीं है। ये अपना कौन सा हुआ? स्पर्शी व्यंजन। व्यंजन जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। और विशुद्ध स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 16। और इनमें कौन कौन से नहीं आते? तो याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नहीं आता है। कौन कौन से? ङ, ञ, ण, न, म। और च वर्ग के चारों वर्ण भी नहीं आते हैं। च, छ, ज, ज भी नहीं आते। यहां तक कोई डाउट नहीं है दोस्तों। चले आगे। चलो आते हैं अपन आगे और बात करते हैं नंबर 2 पर। अगला जो आ रहा है व्यंजन अपना वो क्या है? ऊष्म या यूं कहें संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब देखो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? सुने, ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी। और संघर्षी का मतलब संघर्ष, और संघर्ष होता है तो घर्षण भी होता है। कौन कौन से होते हैं तो हमने कह दिया इनके बारे में। कौन कौन से होते हैं तो हमने पहले तो परिभाषा पर बात की कि कौन कौन से होते हैं। तो हमने कहा कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, सुनना दोस्तों, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में ये दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु इन दोनों के बीच में से घर्षण करते हुए निकलती है। तो आपको पता है दोस्तों, जब दो चीजों के बीच में घर्षण होता है, रगड़ पैदा होती है, तो गर्मी तो स्वाभाविक है। और इसी आधार पर हमने कहा कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उन्हें किस नाम से जानते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। परिभाषा भी देखते हैं पहले, फिर देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो हमने कहा क्या कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव, उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं, इतने निकट आ जाते हैं, इतने निकट आ जाते हैं कि वायु घर्षण के साथ, वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है कौन कौन से हैं। तुमने कहा कौन कौन से हैं ये? तुमने कहा श, स और ह। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु जो है वो दो उच्चारण अवयवों के बीच में से घर्षण करते हुए निकलती है। इसी कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। कोई डाउट नहीं है। अगला जो है वो आ रहा है अपने पास में नंबर 3, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब देखो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो हम क्या कहते हैं कि वे व्यंजन जो स्पर्शी तो होते ही हैं, साथ ही साथ संघर्षी भी होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले, चार चोर बड़े चालाक थे, मतलब च छ ज ज, ये स्पर्शी भी होते हैं और संघर्षी भी होते हैं। तो हमने परिभाषा के रूप में क्या कहा कि वे व्यंजन जो स्पर्श व संघर्षी दोनों होते हैं, स्पर्श व संघर्षी दोनों होते हैं,
उन्हें उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहा हमने कि वे व्यंजन जो स्पर्श व संघर्षी दोनों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से होते हैं? तो हमने कहा होते हैं कौन कौन से? च, छ, ज और झ। ये सब किस नाम से जाने जाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। देखो तो हमने क्या कहा, वे व्यंजन जो स्पर्श व संघर्षी दोनों होते हैं उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। और कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ। कोई डाउट नहीं दोस्तों यहां तक? तो अपना ये नंबर 3 भी हो गया। कौन सा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चले आगे दोस्तों, अब आते हैं अपन नंबर 4 पर। देखो नंबर 4, नंबर 4 और नंबर 4 क्या है? अर्धस्वर। अर्धस्वर या इन्हें क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। और इन्हें सप्रवाह के नाम से भी जानते हैं। वैसे सप्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि बात कर ही ले जाए दोस्तों कि कौन कौन से होते हैं, तो हम कौन कौन से कहते हैं? य और व पर बात करते हैं। कौन कौन से होते हैं? य और व। देखो हमने कहा इनके बारे में कि यार अर्धस्वर क्यों होते हैं, संघर्षहीन क्यों होते हैं और सप्रवाह क्यों होते हैं। हमने कहा अर्धस्वर, अर्धस्वर का मतलब क्या होता है? आधे स्वर है, तो फिर आधे क्या है? व्यंजन है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्ण स्वर और व्यंजनों के बीच के माने जाते हैं। परिभाषा के रूप में बांधना चाहें तो अपन इतना कहेंगे दोस्तों कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों के समान होता है या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं होता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? संघर्षहीन व्यंजनों के नाम से या अर्धस्वरों के नाम से जाना जाता है। अब देखो समझना ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने भी व्यंजन हैं उन सभी व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है? संघर्ष होता है। और जितने भी स्वर है उन सभी स्वरों के उच्चारण में क्या होता है? संघर्ष नहीं होता है। तो व्यंजन संघर्ष से युक्त होते हैं और स्वर संघर्ष से रहित होते हैं। लेकिन ये दो व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता। हम क्या कह रहे हैं यहां पर? हम यूं कह रहे हैं इनके बारे में कि व्यंजन जो है, ये व्यंजन, इनका उच्चारण जब अपन करते हैं उच्चारण, तो इनके उच्चारण में क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हम यूं कह रहे हैं ये जो स्वर है, ये स्वर जो है, इनका जब उच्चारण होता है, इनका जब उच्चारण होता है तो इनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। बात को समझना। हमने कहा ये व्यंजन जो है इनका जब उच्चारण होता है तो इनके उच्चारण में क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये जो स्वर है जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन ये दो व्यंजन ऐसे कौन से? य और व। इन दोनों व्यंजनों के उच्चारण में संघर्ष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण किसके समान हो रहा है? स्वरों के समान हो रहा है, और स्वरों के उच्चारण में संघर्ष नहीं होता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। और स्वरों के समान बोले जाते हैं और इनमें बलाघात और स्वराघात का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण इन्हें सप्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। अब समझना दोस्तों, हम क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो संघर्ष होता है। देखो हमने कहा क, खो, ग, घो, देखो च, छो, ज, झो, ट, ठो, ड, ढो, ण, त, थ, द, धो, न, प, फ, ब, भ, म, य। देखो र, ल, लेकिन व, शो, 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 ह। तो जब अपन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? घर्षण होता है, संघर्ष हो रहा है। लेकिन जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो संघर्ष नहीं होता है। देखो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और ये और वह है, इनका उच्चारण भी स्वरों के समान हो रहा है। देखो कैसे? अ, आ, य, व, ई, य, व, उ, य, व, ए, ऐ, य, व, ओ, औ, य, व। तो हम क्या कह रहे हैं? ये जो य और वह है, इनका उच्चारण किसके समान हो रहा है? स्वरों के समान हो रहा है। और स्वरों के समान उच्चारण होने के कारण ये क्या कहलाए? अर्धस्वर कहलाए। हकीकत में है क्या? व्यंजन। तो इसी कारण इन्हें क्या कहा गया? अर्धस्वर।
हमने क्या कहा कि व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, संघर्ष होता है। इस कारण सभी व्यंजन संघर्ष से युक्त होते हैं, लेकिन ये दो व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसी कारण इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है, संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। और स्वराघात और बलाघात की कोई है नहीं, इसी कारण इन्हें सप्रभा भी कहते हैं। कौन से, य और व। तो परिभाषा भी यही होगी दोस्तों। देखो क्या कहा अपन ने परिभाषा के बारे में, हमने कहा कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण, वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों के समान होता है। हमने क्या कहा, वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों के समान होता है अथवा वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, अथवा वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं होता है, संघर्ष नहीं होता है, उन्हें अर्धस्वर, उन्हें अर्धस्वर या क्या कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई? कौन कौन से होते हैं तुमने कहा इनके बारे में को, वही है य और व। ये दोनों व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं होता है और स्वरों के समान उच्चारित होते हैं। इसी कारण इन्हें अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। कोई डाउट नहीं है दोस्तों यहां तक? चले आगे, चलो आगे चर्चा करते हैं अपन आगे नंबर 5 पर। देखो अगला है नंबर 5, ये नंबर 5। और नंबर 5 पर जब अपन आते हैं तो नंबर 5 पर आता है अपने पास में पार्श्विक, या इसे और किस नाम से जानते हैं, बगलीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। पार्श्विक व्यंजन या बगलीय व्यंजन। अब देखो पार्श्विक व्यंजन या बगलीय व्यंजन कौन सा होता है, तो हम क्या कहते हैं पार्श्विक व्यंजन के बारे में, ये होता है कौन सा, ल। देखो कौन सा होता है, ल। अब क्यों कहते हैं इस पर गौर फरमाते हैं, काम की बात तो ये देखो सुने। पार्श्विक व्यंजन की यदि अपन बात करते हैं तो हम यूं कहते हैं ये पार्श्व शब्द है, ये पार्श्व, और ये पार्श्व जो है इसका अर्थ होता है बगल। समझना दोस्तों, पार्श्व का अर्थ क्या होता है, बगल होता है। बगल का मतलब साइड है, या तो ये साइड या ये साइड। और ये पार्श्व जो है एक क्या है, अव्यय है। पार्श्व क्या है, एक अव्यय है। और इसमें जोड़ा अपन ने क्या, इक प्रत्यय। देखो पार्श्व में क्या जोड़ा अपन ने, इक प्रत्यय। और पार्श्व में जब इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये इक प्रत्यय जो है ये एक विशेषणवाचक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, विशेषणवाचक या संबंधवाचक। यहां हम बात कर रहे हैं पार्श्व यानी बगल, और ये बगल की क्या बता रहे हैं, विशेषता। और पार्श्व में जो ही एक प्रत्यय जुड़ेगा और शब्द निष्पन्न होगा वो क्या बनेगा, पार्श्विक। क्या बनेगा, पार्श्विक। अर्थात व्यंजन कैसे हैं, पार्श्विक व्यंजन हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पार्श्व का मतलब क्या होता है, बगल। अब परिभाषा के रूप में बांधना चाहे दोस्तों क्या कहेंगे कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जीवा ऊपर की ओर जाती है और वायु दोनों तरफ से बाहर निकलती है, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन हम यूं कह रहे हैं वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों बगलों से बाहर निकलती है। देखो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों बगलों से बाहर निकलती है, उन्हें किस नाम से जानते हैं, पार्श्विक व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों बगलों से बाहर निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। और वायु के जिह्वा के दोनों बगलों से बाहर निकलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, बगलीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बगलीय व्यंजन। परिभाषा के रूप में बांधे तो देखो क्या कहेंगे कि वे व्यंजन, लिखते अपन कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु जिह्वा के
दोनों बगलों से, जीवा के दोनों बगलों से बाहर निकलती है, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु जीवा के दोनों बगलों से बाहर निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये देखो हमने क्या कहा, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है, हमने क्या कहा कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों बगलों से बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और हमने क्या कहा, बगलीय व्यंजन जिह्वा के दोनों बगलों से वायु के बाहर निकलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? बगलीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसे भी लिख लेते हैं अपन। तो हमने क्या कहा कि वायु के जिह्वा के दोनों बगलों से बाहर निकलने के कारण क्या कहते हैं? बगलीय व्यंजन भी कहते हैं। बगलीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहा अपन ने कि वायु के जिह्वा के दोनों बगलों से बाहर निकलने के कारण इसे क्या कहते हैं? बगलीय व्यंजन भी कहा जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो ये अपना कौन सा हुआ? पार्श्विक व्यंजन। अब हम बात यही कर रहे थे यहां पर इस पार्श्विक की कि पार्श्व एक क्या है? अव्यय है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? बगल। जब अपन बात करते हैं क्रिया विशेषण की, तब अब कहते हैं कि राम पार्श्व बैठा है। कहां बैठा है? पार्श्व। पार्श्व का मतलब क्या है? बगल। और इस बगल की बात करें, इस पार्श्व की बात करें, तो इस पार्श्व में जब अपन इस इक प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, किसको? इस इक प्रत्यय को। तो पार्श्व में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या निष्पन्न हुआ? पार्श्विक। क्या बना? पार्श्विक। और पार्श्विक को अपन क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। अब बात आती है, देखो कि यार प्रश्न कैसे बन सकता है, इस पर गौर फरमाते हैं। उसने क्या पूछा है कि ये पार्श्विक शब्द है, पार्श्विक शब्द है, ये विशेषण तो है, लेकिन ये बना किससे है? तो हमने कहा अव्यय से बना है। किससे बना है? अव्यय से बना है। किससे बना है? अव्यय से बना है। क्यों? क्योंकि पार्श्व क्या है? एक अव्यय है। क्यों? क्योंकि जब अपन विशेषण पढ़ेंगे दोस्तों, तब वहां बात करेंगे अपन विशेषण की कि यार विशेषण का निर्माण होता है चार प्रकार से। एक होता है संज्ञा से, एक होता है सर्वनाम से, एक होता है क्रिया से, और एक होता है किससे? अव्यय से। तो ये पार्श्विक जो विशेषण है, इसका निर्माण किसकी वजह से हुआ है? अव्यय की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? अव्यय की वजह से। क्यों? क्योंकि पार्श्व जो है, इस पार्श्विक को जब अपन तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? पार्श्व क्या निकलेगा दोस्तों? पार्श्व धन इक। और पार्श्व क्या है? एक अव्यय है। और पार्श्व धन इक के योग से जो शब्द बना वो क्या बना? पार्श्विक। और पार्श्विक क्या है? एक विशेषण है। क्या है? एक पार्श्विक विशेषण है। तो जब अपन विशेषण पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे कि पार्श्विक एक विशेषण शब्द है, जबकि इस पार्श्विक विशेषण शब्द का जो निर्माण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? पार्श्व की वजह से हुआ है। और पार्श्व क्या है? एक अव्यय है। तो अव्यय के योग से विशेषण का निर्माण हुआ है। राइट दोस्तों, जब अपन आगे पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। चले आगे। अब आते हैं अपन नंबर 6 पर। अगला आ रहा है अपने पास में नंबर 6। देखो नंबर 6। अब इस नंबर 6 पर अपन बात करते हैं। देखो तो नंबर 6 पर बात करेंगे तो नंबर 6 पे कौन आया? लुंठित। देखो समझना बहुत ध्यान से। क्या आया? लुंठित। ये जो लुंठित है इसे ही अपन किस नाम से जानते हैं? प्रकंपित के नाम से जाना जाता है। इसे ही किस नाम से जाना जाता है? प्रकंपित के नाम से भी जाना जाता है। देखो किस नाम से? प्रकंपित के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कंपन जात के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंपन जात के नाम से। देखो किस नाम से जानते हैं? कंपन जात के नाम से भी जाना जाता है। कंपन जात के नाम से भी जाना जाता है। अब कौन कौन से? हमने कह दिया लुंठित, प्रकंपित या कंपन जात। और होता कौन सा है? तो हमने तो कह दिया कि र होता है। कौन सा होता है? र। अब बात आती है कि यार र कैसे? तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इस लुंठित शब्द की। तो लुंठित का अर्थ होता है लुढ़कना। देखो लुंठित का अर्थ क्या होता है? लुढ़कना होता है। ये जो लुंठित है इसका अर्थ क्या होता है? लुढ़कना।
इसका अर्थ क्या हुआ? लुढ़कना। हम क्या कह रहे हैं कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। सुनना देखो दोस्तों, कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। और जब इस र का उच्चारण किया जाता है तो विशेष प्रकार का कंपन होता है, इसी कारण इसे प्रकंपित भी कहते हैं। और ये कंपन करने वाली जाति से संबंध रखता है, इस कारण इसे कंपन जात के नाम से भी जाना जाता है। फिर बोल रहा हूं कि इसे और किस नाम से जानते हैं? तो हमने कहा लुढ़कने वाले व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लुढ़कने वाला व्यंजन। क्यों जाना जाता है? क्योंकि लुंठित का अर्थ क्या होता है? लुढ़कना होता है। लुंठित का अर्थ क्या होता है? लुढ़कना होता है। अब देखो सुने, हमने कहा जब लुढ़कना क्यों होता है? हमने जब कहा प, हमने कहा न, हमने कहा व, यह उच्चारण की ध्वनि है, एक ही बार लुढ़क रही है। देखो क, ख, व, न, लेकिन जब मैंने बोला र, देखो र, 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 मतलब उच्चारण ध्वनि लगातार कुछ समय तक क्या हो रही है? लुढ़क रही है। और उच्चारण ध्वनि के कुछ समय तक लगातार लुढ़कने के कारण इसे किस नाम से जानते हैं? लुढ़कने वाले व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जब अपन ऑफिशियली परिभाषा पर बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो देखो हमने क्या कहा कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। और होता कौन सा है? तो हमने क्या कहा, कौन सा होता है? र होता है। कौन सा है? र। मतलब जब र का उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा को 2-3 बार क्या करना पड़ता है? कंपन करना पड़ता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। और हमने क्या कहा कि इसे र को लुढ़कने वाला व्यंजन भी कहा जाता है। लुढ़कने वाला व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा अपन ने? कि इसे लुढ़कने वाला व्यंजन भी कहा जाता है। तो हमने कहा लुंठित शब्द का अर्थ ही क्या होता है? लुढ़कना होता है। और हमने क्या कहा? प्रकंपित, इसके उच्चारण में विशेष प्रकार का कंपन होता है, इस कारण प्रकंपित कहते हैं। और ये कंपन करने वाली जाति से संबंध रखता है, इस कारण इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कंपन जात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी अपना कंप्लीट हो गया, नंबर 6 भी अपना कंप्लीट। अब चर्चा करते हैं अपन आगे, और आगे की बात कर रहे हैं। देखो अगला आता है अपने पास में क्या? नंबर 7। देखो ध्यान से देखना, नंबर 7। अब नंबर 7 पर जो आ रहा है उसे बहुत ध्यान से देखें। इसे अपन उत्क्षिप्त या इसे अपन उत्क्षिप्त या फेंके हुए या फिर ताड़नजात या फिर द्विगुणी, और इसी का पर्याय द्विस्पृष्ट, और फिर एक और नाम नव विकसित व्यंजन। नव विकसित व्यंजन कौन से होते हैं? तुमने क्या कहा? कौन से होते हैं? ड़ और अड। अब देखो, अब आता है अपने पास में ड़ और अड। देखो सुने, हमने क्या कहा? उत्क्षिप्त, फेंके हुए, ताड़नजात, द्विगुणी, द्विस्पृष्ट, नव विकसित व्यंजन कौन से हैं? ड़ और अड। ड़ और अड, ड़ और अड। देखो दोनों में अंतर है, उच्चारण में क्या अंतर? सबसे पहले इनकी परिभाषा पर बात करते हैं और इससे जो संबंध रखते हैं उन सब पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बस ध्यान से देखते रहो आप। देखो सुने,
हमने कहा ये उत्क्षिप्त जो शब्द है, इस उत्क्षिप्त शब्द की यदि अपन बात करें तो यह उत्क्षिप्त शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उद धन क्षिप्त के योग से। देखो समझना दोस्तों, किसके योग से बना है? उद्दन क्षिप्त के योग से बना है। किसके योग से बना है? उद्दन क्षिप्त के योग से। अब हमने कहा उद यानी ऊपर और क्षिप्त यानी फेंकना। तो जब अपन व्यंजन संधि की बात करते हैं तो व्यंजन संधि का एक नियम आता है क्या, कि यदि द के बाद में क ख त थ प फ और स वर्ण आए तो संधि करने पर यह द जो है ये किस में बदल जाता है? त में बदल जाता है। और इसी कारण देखो द के बाद में क्षी, क्षी का मतलब क, ये देखो क धन स, इसके योग से बन रहा है। तो द के बाद में क्या आ रहा है? क। इसी कारण ये द किस में बदल जाएगा? त में बदल जाएगा। और त में बदलते ही शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा? उत्क्षिप्त बनेगा। क्या बनेगा? उत्क्षिप्त। अब उत्क्षिप्त पर बात कर रहे हैं तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा है उद्दन क्षिप्त, उठा करके फेंकना या ऊपर की तरफ फेंकना। तो हमने क्या कहा इनके बारे में? उत्क्षिप्त की बात करते हैं तो हमने कहा कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे की ओर आती है। क्या कहा? कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा जो है, अपनी जीभ जो है वो ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे की ओर आती है, उन्हें किस नाम से जानते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजनों के नाम से जानते हैं। और जब जिह्वा के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है तब ऐसा महसूस होता है कि इन्हें उठा करके फेंका जा रहा है। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? फेंके हुए व्यंजनों के नाम से या फेंके हुए वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। राइट दोस्तों, और आगे बढ़े तो हम बात करते हैं ताड़न जात। अब देखो ताड़न जात क्यों कहते हैं? ताड़ना एक क्रिया है। ताड़ना का मतलब दूर कर देना या फिर भगा देना। तो जब इनका उच्चारण किया जाता है तो ऐसा लगता है कि जिह्वा के द्वारा इन्हें ताड़ा जा रहा है, अर्थात दूर भगाया जा रहा है। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? ताड़न जात कहते हैं। और द्विगुणी और द्विस्पृष्ट, क्योंकि मूल भाषा अर्थात संस्कृत में यह थे ही नहीं, इसी कारण ये दो गुण रखते हैं, इस कारण द्विगुणी और द्विस्पृष्ट कहते हैं। और फिर आता है क्या? नव विकसित, अर्थात इन व्यंजनों को हिंदी में नया नया विकसित किया गया है, अर्थात शब्द संरचना के कारण ये हिंदी में विकसित हुए हैं। इसी कारण इन्हें नव विकसित व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से होते हैं? ड और अड। विस्तार से चर्चा करेंगे अभी दोस्तों इन पर। चलो आगे चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल तो हमने क्या कहा है कि उत्क्षिप्त का अर्थ होता है क्या? फेंकना। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? फेंके हुए वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। चलो इन्हें तो मिटाते हैं, समझने की दृष्टि से देखा था अपन ने ये। आ जाते हैं अपन टाइटल पर। और हमने क्या कहा कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे की ओर आती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। पहले परिभाषा लिखते हैं। देखो परिभाषा पर बात की हमने तो क्या कहा कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे की ओर आती है, झटके से नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है। उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। हमने क्या कहा कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे की ओर आती है उन्हें क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अब देखो हमने तो कह दिया उन्हें क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन हमने क्या कहा? इनके उच्चारण में ऐसा लगता है कि इन्हें उठाकर फेंका जा रहा है। इस कारण इन्हें किस नाम से जानते हैं? फेंके हुए व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फेंके हुए व्यंजनों के नाम से। फिर हमने कहा ताड़न जात, इनके उच्चारण में ऐसा लगता है कि इन्हें उठा करके फेंका जा रहा है तो फेंके हुए कहलाए। और इनके उच्चारण में ऐसा लगता है कि इन्हें ताड़ा जा रहा है, अर्थात भगाया जा रहा है। जैसे आडोतिम बोलते हैं ना कुत्ते को ताड़ना, तो जिह्वा के द्वारा ऐसा महसूस होता है इन्हें ताड़ा जा रहा है। इसका ताड़न जात द्विगुणी द्विस्पृष्ट नव विकसित व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। जहां तक कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उन पर अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या इससे क्या क्या संबंधित प्रश्न है और क्या क्या है। देखो तो हमने इनके बारे में क्या कहा है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा
ऊपर की ओर जाती है और झटके से नीचे की ओर आती है, इन्हें किस नाम से जानते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजनों के नाम से। और हमने क्या कहा, इन्हें फेंके हुए वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। हम क्या कहते हैं? फेंके हुए वर्णों के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। स्पेशल याद रखना है, फेंके हुए वर्णों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फेंके हुए वर्णों के नाम से, फेंके हुए वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। अब कौन कौन से हैं इन पर चर्चा करें तो हमने कहा ड और ड, और इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं उन पर बात करते हैं। देखो कौन कौन से। हमने कहा है कि यह ड और यह ड, हमने कहा ये मूल भाषा के वर्ण थे तथा संस्कृत के वर्ण थे और इन्हें किस नाम से जानते हैं? स्पर्श व्यंजनों के नाम से, राइट, जाना जाता है। लेकिन यदि इन वर्णों के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा दिया जाता है तो फिर ये अब क्या बन जाएंगे? ये अब बन जाएंगे क्या? उत्क्षिप्त। क्या बन जाएंगे? उत्क्षिप्त बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? उत्क्षिप्त। जहां तक इनके नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं लगा था वहां तक तो ये मात्र क्या थे? स्पर्श व्यंजन थे। मतलब हमने क्या कहा, ये जो है ये तो केवल क्या है? स्पर्श व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन थे? स्पर्श व्यंजन थे। ये मूल भाषा में थे, और मूल भाषा का मतलब क्या? संस्कृत। और मूल भाषा था संस्कृत में, शब्द संरचना के कारण हिंदी में आए हैं, हिंदी में इन्हें नया नया विकसित किया गया है। इसी कारण इन्हें किस नाम से जानते हैं? नवविकसित व्यंजनों के नाम से। अब अंतर क्या है? देखो, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जब इनका उच्चारण करना होगा तो इसे बोलते हैं केवल डी और इसे बोलते हैं डीएच। इनकी बात करें तो जब इनका उच्चारण करना होगा इसका और इसका, तो हम बोलेंगे इसका उच्चारण होगा आर से और इसका उच्चारण होगा किससे? आरएच से। बात समझ में आ रही है? अब जैसे हमने लिखा, जैसे झालावाड़, ये देखो, अब अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? JHALAWA और आर, क्या लिखा अपन ने? झालावाड़। ये देखो, इसकी बात करें यदि अपन को लिखना पड़े क्या? गड्ढ, ये गढ़, तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? GARH। इसका मतलब क्या हुआ कि ड और अड, इन्हें उच्चारित करने के लिए अंग्रेजी में आर और RH की सहायता ली जाती है, जबकि ड ड ये स्पर्श व्यंजन है, इनका उच्चारण केवल किसकी सहायता से हो जाता है? डी और DH की सहायता से हो जाता है। अब थोड़ी सी और चर्चा करें तो हमने कहा ये जो चिन्ह लग रहा है इसे किस नाम से जानते हैं? तो हमने कहा इसे नुक्ता चिन्ह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नुक्ता चिन्ह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नुक्ता चिन्ह। बताओ क्या नुक्ता चिन्ह कहते हैं? क्या नहीं कहते दोस्तों? ये नुक्ता चिन्ह नहीं है। ये कौन सा चिन्ह है? ताड़नजात चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? ताड़नजात। लेकिन फील तो आ रही थी, ये कौन सा चिन्ह है? ये है ताड़न जात चिन्ह। यही काम की बात है दोस्तों यहां पर समझने के लिए। ये कौन सा चिन्ह है? ताड़नजात चिन्ह। बताओ कौन सा चिन्ह है? ताड़नजात चिन्ह। क्यों कहते हैं ताड़नजात चिन्ह? क्यों? क्योंकि उत्क्षिप्त वर्णों के नीचे लगता है। तो फिर बात आती है नुक्ता चिन्ह। यह नुक्ता चिन्ह क्या होता है? तो हमने कहा अरबी फारसी के वर्ण होते हैं क, ख, ग, ज और ये फ। अब ये यहां लगेगा, ये जो लगा है ये कहलाता है क्या? नुक्ता चिन्ह। क्या कहलाता है? नुक्ता चिन्ह। क्या कहलाता है? नुक्ता चिन्ह। ये है नुक्ता चिन्ह। और नुक्ता चिन्ह पर अपन पहले ही चर्चा कर चुके थे, याद है कि उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा हिंदी के वर्णों के नीचे सबसे पहले नुक्ता लगाने की प्रकार शुभारंभ किया गया। तब से इन वर्णों को अरबी फारसी के वर्णों के नाम से जाना जाता है, राइट। लेकिन ये जो है, ये जो चिन्ह लग रहा है, यह नुक्ता चिन्ह नहीं है। यह नुक्ता चिन्ह नहीं है। ये कौन सा चिन्ह है? ये ताड़नजात चिन्ह है। बताओ ये कौन सा चिन्ह है? ताड़नजात चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? ताड़नजात। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जब अपन बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था, देखो ये टाई देखी थी अपन ने, हमने कहा ये जो लगा है ये कौन सा है? तो हमने कहा ये अनुस्वार है। ये कौन सा है? अनुस्वार। हमने कहा ये जो लगा है तो हमने कहा ये पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर बिंदु या पंचमाक्षर चिन्ह। लेकिन इस जगह जो लगेगा इसे अपन किस नाम से जानते हैं? ताड़नजात के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ताड़नजात चिन्ह के नाम से। और इस जगह जो लगता है इसे अपन किस नाम से जानते हैं? नुक्ता चिन्ह के नाम से जाना जाता है। आ रही है दोस्तों समझ में? तो हमने यहां पर बात क्या की है? ड़ और अड़। अब बात आ रही है इनका उच्चारण। जब इनका उच्चारण किया जाएगा तो अपन को पहले क्या बोलना पड़ेगा? अ बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? देखो अ। जब इनका उच्चारण किया जाएगा तो अपन को पहले क्या बोलना पड़ेगा? अ। अब उच्चारण करके देखो, अड
ड़, ड़ अड, ड़ अड, ड़ अड, तो दोनों में उच्चारण। और यहां देखो ड ढ, ड ढ, ड ढ, और यहां देखो ड़ अड, ड़ अड, ड़ अड, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। चले आगे, अगला आ जाता है अपने पास में इसके बाद 8 नंबर पर नासिक के व्यंजन। देखो नासिक के व्यंजन, अगला क्या आया अपने पास में, नासिक के व्यंजन। अब नासिक की बात करेंगे दोस्तों, तो हम क्या कह रहे हैं कि नासिका में ये प्रत्यय जुड़ा और शब्द क्या बन गया, नासिक के। इसका मतलब नासिक के भी विशेषण हुआ, राइट? क्यों? क्योंकि व्यंजन की विशेषता बता रहा है, व्यंजन कौन सा है, नासिक के। हम सीधी सी बात करते हैं क्या, कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के होता है। सबसे बड़ी बात तो ये क्या कहा कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, नासिक के व्यंजन होता है। क्या कहा परिभाषा के रूप में अपन ने कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण, वे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। क्या कहा अपन ने कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, नाक की सहायता से होता है, उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। देखो क्या कहा अपन ने कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण किससे होता है, नाक की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन। कौन कौन से होते हैं तुमने कहा इनके बारे में, देखो ङ, या, ण, न और ये म, ङ, या, ण, न, म। तो फिर अपन क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, नासिक के होता है, नासिक के होता है। क्या कहा अपन ने, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के होता है। क्या कहा अपन ने कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, नासिक के होता है। लेकिन ध्यान से एक चीज पर और चर्चा करें तो ये ङ, या, ण, न, म है, इनका उच्चारण नाक से भी होता है, अपने अपने उच्चारण स्थान से भी होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, इन्हें द्विस्थानीय व्यंजनों के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा, इन्हें द्विस्थानीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है, जाना जाता है। क्या कहा अपन ने कि इन्हें द्विस्थानीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा पार्ट हुआ अपना, पार्ट नंबर 8। कौन सा, नासिक के व्यंजन। कौन सा हुआ ये, नासिक के व्यंजन। क्या कहा अपन ने कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है, नाक की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हमने कहा ङ, या, ण, न, म, उच्चारण भी नाक से हो रहा है। देखो ङ, या, ण, न, म। और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, नासिक के होता है। और हमने क्या कहा कि इन्हें क्या कहा, इन्हें द्विस्थानीय व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार अपना पार्ट नंबर 1 जो था आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उसमें अपन ने 8 देखे हैं। कितने देखे, 8। अब जो अगली क्लास आएगी दोस्तों, अगली क्लास, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे इससे संबंधित कि नासिका के आधार पर ध्वनियों के भेद होते हैं। और नासिका के आधार पर अपन ध्वनियों को 3 भागों में बांटकर देखेंगे। कौन कौन सी ध्वनियां, नासिक की ध्वनियां, अनुनासिक ध्वनियां और अननुनासिक ध्वनियां। और फिर उसके बाद में अपन किस पर चर्चा करेंगे कि अनुस्वार का प्रयोग तो कहां पर होता है और चंद्र बिंदु का प्रयोग कहां पर होता है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप मेरे से जुड़े रहें, अपन पूरी हिंदी पढ़ेंगे दोस्तों। इसके साथ टीचिंग मेथड पर भी बात करेंगे। सारी की सारी चीजों को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सब्र रखें, मैं एक एक चीज को बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। लेकिन ये जो भी क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मधु हिंदी एकेडमी पर जुड़ना पड़ेगा। क्लास होने के बाद में पीडीएफ भी वहीं डाल दी जाती है। और जब अपना पार्ट नंबर 1 पूरा वर्ण विचार का समाप्त हो जाएगा, तब अपन पीपीटी के माध्यम से इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज तो नहीं दोस्तों, मैं कह रहा हूं यदि आप जुड़े रहे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस विश्वास बनाकर चलना होगा आपको।
ठीक है दोस्तों, तो बचा हुआ अपन बात करेंगे अगली क्लास में। जहां तक के लिए धन्यवाद।